दोस्तों आज के हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर विकेश कुमार गुप्ता को। और दोस्तों इनसे हम जानेंगे मोटापा क्या है। दोस्तों वर्तमान समय में आप देखते हैं कि मोटापा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और साथ ही ये कितनी सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो चलिए हम अपने सीधे चलते हैं अपने डॉक्टर साहब के पास और उनसे जानते हैं कि मोटापा क्या है, ये कैसे होता है और कैसे पता चलता है और आखिरकार इसके उपचार क्या है। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार मोटापा है क्या। जी मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और एक बीमारी जिसे हम आम भाषा में मोटापा कह रहे हैं, जो कि एक विशाल रूप ले चुकी है, उसके बारे में लोगों को जागृत कराने के लिए आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि अभी आपने पूछा कि मोटापा क्या है, जी तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोटापा एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर मीन्स बहुत सारी डिसीज़ का संग्रह है। जी ये एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों का घर है। मोटापे के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉडी में एक्सेस फैट बढ़ जाना ही मोटापा है। जैसे आप देखते होंगे मोटे व्यक्ति का जो फिगर होता है या जो बॉडी शेप होता है वो कॉस्मेटिकली कंसीडर्ड होता है। ये मात्र कॉस्मेटिकली कंसीडर की बात नहीं है, बल्कि यह एक क्रॉनिक मेडिकल डिसीज़ है। इससे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं जिसे हम मोटापा कहते हैं। आज आप देखते होंगे कि मोटापे के दो तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं। एक जिनका पूरा शरीर एक जैसा मोटा होता है, उसको हम एप्पल शेप ओबेसिटी कहते हैं। और जी दूसरा आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके केवल पैरों वाले भाग में मोटापा होता है, जी जिसको हम पियर शेप ओबेसिटी कहते हैं। जी बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये तो बता दिया आपने मोटापा क्या होता है, किस प्रकार का होता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये कैसे पता कर सकते हैं कि मोटापा हमारे शरीर में किस भाग में बढ़ रहा है, या कैसे हम पता लगा सकते हैं कि मोटापा का शिकार हमारे अंदर बढ़ने लगा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जी मोटापा डायग्नोस करने के लिए हमें किसी पैथोलॉजिकल टूल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हम मोटापे को खुद एनालाइज कर सकते हैं, खुद डायग्नोस कर सकते हैं। एक टूल्स होता है जिसको हम बीएमआई कहते हैं। बीएमआई मींस बॉडी मास इंडेक्स। इसमें हम हमारे वेट को हमारी हाइट से डिवाइड करते हैं, तो जो परिणाम निकलता है वो हमारी बीएमआई कहलाती है। मैं आपको बीएमआई के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपकी बीएमआई 18 से नीचे है, मतलब आप अंडर वेट हो। और यदि आपकी बीएमआई 18 टू 25 के बीच में है तो आप नॉर्मल वेट हो। और यदि आपकी बीएमआई 25 टू 30 के पास पहुंच गई है तो आप ओवर वेट हो रहे हो। और अगर 30 से ऊपर है मीन्स आप ओबीस हो चुके हो। और इससे भी बुरी कंडीशन अगर डेवलप होती है और हमारी बीएमआई जब 40 से अधिक होती है तो हम इसको एक्सट्रीम ओबीस कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने ये तो जान लिया बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, लेकिन अगर आप एक छोटा सा कोई उदाहरण दे के बता दें कि मतलब जैसे मान लीजिए मेरी उम्र है 28 साल, ठीक है, और मुझे अपना बॉडी मास इंडेक्स पता करना है या मेरे किसी युवा साथी को पता करना है, तो वो कैसे पता लगाएगा सर। जी इसमें उम्र का बेसिक रोल नहीं होता है। इसमें रोल होता है आपकी हाइट का और आपका वेट का। जी तो जैसे अगर आपकी हाइट 5 फीट है जी तो आपका जो वेट होना चाहिए वो 55 टू 60 के बीच में होना चाहिए। देखिए ये वेट भी वेरी करता है। फीमेल्स का अलग होता है, मेल्स का अलग होता है। जी फीमेल्स के लिए क्या होता है वैसे। फीमेल्स के लिए थोड़ा सा जो बीएमआई होती है वो कम होती है। मीन्स अगर कोई फीमेल 5 फीट की है तो उसका जो वेट है 50 और 52 के बीच में होना चाहिए। जी यानी कि मतलब मेल और फीमेल में ज़्यादा अंतर नहीं, मुश्किल से 4 से 5 किलो का अंतर होगा। चलिए ये तो हमने पता लगा लिया बीएमआई के द्वारा कि मोटापा हम कैसे पता कर सकते हैं। और एक छोटा सा सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि हमने जैसे ये तो पता कर लिया, तो फिर एक आदर्श जो शरीर होता है या शारीरिक संरचना होती है वो क्या होती है, उसके बारे में वो थोड़ा सा अगर आप बता दें हमारे दोस्तों को। जी जो आइडियल पर्सनालिटी होती है जी वो हम कह सकते हैं कि जब आप खड़े होते हैं। हम्म देखिए मोटापा क्या है, सबसे ज़्यादा सेंट्रली होता है। जी जो आपने देखा होगा जितने भी मोटे पर्सन होते हैं सबका टमी बाहर की ओर होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइडियल पर्सन वो होता है जिसकी बीएमआई 25 के बिलो है। दूसरा, जो खड़ा होता है इंसान तो उसका टमी अंदर और चेस्ट बाहर होना चाहिए। ये आइडियल पर्सनालिटी होती है।
टमी यानी पेट अंदर होना जी चाहिए, है हाँ, ना? और पेट अंदर होना चाहिए उसका और चेस्ट बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि टमी बाहर हो। जी बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे दोस्तों को। तो फिर अब एक बात और बताइए डॉक्टर साहब कि मोटापा होने के आखिरकार कारण क्या है? देखिए, मोटापा होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ बेसिक कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। जी। सबसे बड़ा कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी। आज लोग फिजिकल वर्कआउट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आज भाग दौड़ की लाइफ है, सब लोग इतना बिजी रहते हैं कि वो अपने शरीर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और वो टोटली रेस्ट मोड पे होते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न आज फिजिकल इनएक्टिविटी है। दूसरा एक बड़ा रीज़न ओवर ईटिंग है। आपने देखा होगा आज छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे जंक फूड खा रहे हैं, चाइनीज़ फूड खा रहे हैं। जी। कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेज के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होते जा रहे हैं। जी। तो ये जो ओवर ईटिंग करने से हमारी बॉडी में ज़्यादा कैलोरी जाती है, तो उससे भी मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर, फ्रिक्वेंटली ईटिंग, जो बार बार खाते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो मेडिसिन्स ले रहे हैं, उनमें से जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई या स्टेरॉइड हो गए, तो ऐसी मेडिसिन्स भी मोटापा बढ़ाने में एक रीज़न होता है। इसके अलावा एक और बड़ा रीज़न होता है जो कि डिसीज़। कुछ डिसीज़ ऐसी हैं जिसमें लोग कम खाना खाते हैं तब भी उनका वेट बढ़ता है। जैसे देखा जाए तो आज थायराइड की प्रॉब्लम, जिसमें टीएसएच लेवल जिसका बढ़ा हुआ होता है, या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम जो कि ख़ास तौर से लेडीज़ में होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है, वो भी मोटापे का शिकार हो जाता है। तो इसके अलावा भी और रीज़न है जो कि मोटापा बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। आपने एक नाम लिया है थायराइड। तो थायराइड का मोटापे से क्या कनेक्शन है कि अक्सर हम ये माने कि जिसको थायराइड है उसको मोटापा है, जिसको मोटापा है उसको थायराइड है? देखिए, थायराइड में भी जिसका टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ होता है उसको मोटापा होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें बीएमआर बढ़ जाता है और मोटापा बढ़ने लगता है। जी, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई है। और एक छोटी सी बात और आती है कि जो आपने कही है कि हमारे खाने की आदत, जी। ये भी कहीं ना कहीं मोटापे में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती जी है। हाँ। जैसे आप बार बार खाते हो, हाई कैलोरी डाइट खाते हो और कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो मोटापा होना ही होना है। तो आप ज़रा उस डाइट का और जिक्र कर दें यहाँ पर, जिससे मतलब एक आदर्श या संतुलित भोजन कहें हम, कि वो हमारे श्रोता मित्र लें और अपने आप को स्थिर रख सकें, अपने शरीर को अच्छा रख सकें। जी हाँ, आपको लेस फैट डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी का कैलोरी मेंटेन रहता है और हमारा मोटापा नहीं बढ़ पाता है। जी, अब आपसे बात करते हैं कि जो मोटापा है, आखिरकार इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं? देखिए सर, इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। अभी लास्ट ईयर यूएस में एक सर्वे हुआ था जहाँ पे 1,12,000 डेथ हर साल मोटापे के कारण से होती हैं। तो इससे बड़ा रिस्क फैक्टर और क्या हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, जिससे हमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। जी। बीपी की शिकायत हो जाती है, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत सारे कैंसर्स होने की भी संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि कॉलोन में कैंसर, रेक्टम में कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ऐसे बहुत सारे रीज़न होने लगते हैं। इसके अलावा देखें तो हम गॉल ब्लैडर में स्टोन, और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आज के समय में जो है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मींस जोड़ों में दर्द। आज 40 ईयर के अब 60% रेशियो ये है कि उनके जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पूरा वेट हमारे नीज पे रहता है और नीज सबसे पहले ख़राब होते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा वज़न बढ़ गया, लेकिन उसकी वजह से हम उतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी तकलीफ़ हमें हमारे जोड़ों में दर्द से हो रही है। बिल्कुल, घुटनों में दर्द से हो रही है। घुटनों में दर्द से हो रही है। तो उनको बताता हूँ कि पहले आप अपना वज़न कम कीजिए। आपके वज़न कम होने से आपके घुटनों पे दबाव कम होगा, और जब आपके घुटनों पे दबाव कम होगा तो आपके जोड़ों के दर्द की समस्या कम हो जाएगी। जी, वज़न कम करने से लेके यहाँ पे एक सवाल और जहन में आता है कि लोग कहते हैं कि खाना कम खाएं, लेकिन फिर भी हम खाना तो कम खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मोटापा वो कम नहीं हो रहा है। देखिए, इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बता रखा है कि अगर हम खाना कम खा रहे हैं
और फिर भी हमारा मोटापा बढ़ रहा है, तो हो सकता है हमारे शरीर में किसी तरह की बीमारी हो, जैसे थायराइड हो, अगर वो फीमेल पर्सन है तो पीसीओडी भी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ बोलते हैं जिसको, जी। जिसकी वजह से ही मोटापा बढ़ता है। तो फिर सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि मोटापा सिर्फ एक बीमारी को नहीं, कई सारी बीमारियों को जन्म जी देता है। हाँ, मोटापा, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ओबेसिटी इज़ अ डिसऑर्डर, नॉट अ डिसीज़। जी। यहाँ पे आपने जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मोटापा अकेला एक बीमारी नहीं है, यह बहुत सारी बीमारियों का घर है। जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाना, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना, सोते समय खर्राटे लेना, नींद अच्छे से ना आना, ये बहुत सारे कारण होते हैं मोटापे के, और इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो हमारे समाज में या फिर हम अपने घर में ही या आस पड़ोस या दोस्तों में देखें तो मोटापे को सही नहीं ठहराया गया है। जी हाँ, देखिए, जो आपकी शारीरिक बीमारियां हो रही हैं, उसके अलावा सामाजिक बीमारियां भी होती हैं। सामाजिक बीमारियां कहने का मेरा मतलब है, जैसे आप मोटे हो गए हो, आपका वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, जी। तो ना आप दौड़ पाते हो, ना आप चल पाते हो, ना आप कहीं हिल स्टेशन पे दोस्तों के साथ घूमने जा पाते हो। तो वो दोस्त क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको अवॉइड करने लगते हैं कहीं ले जाने के लिए, या फिर आपको जैसे कहीं बैठ के खाना खाना हो तो आप बैठ के ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं। हम्म। इसके अलावा आप जब सोते हो तो आपको खर्राटे की समस्या आती है, जिससे आपका लाइफ पार्टनर भी डिस्टर्ब होता है, जी। उसकी भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट आते हैं लाइफ में जो मोटापा बढ़ने से होता है। जैसे आज सबसे बड़ी समस्या देखें तो, अगर किसी की लड़की मोटी है जी। तो शादी संबंध में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि आज लड़का चाहे वो जैसा भी हो लेकिन उसको लड़की स्लिम चाहिए। इस चक्कर में उनको, लड़कियों को और लड़कियों के पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। जी। सर, मोटे व्यक्ति जो होते हैं उनमें एक छोटी सी समस्या और देखी जाती है कि उनमें डायबिटीज़ की संभावना का स्तर जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है सर? जी हाँ, जैसा कि मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, शरीर में या मोटे व्यक्ति में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से हमारी सेल के अंदर का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा रह जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। होता क्या है, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं उन सेल्स पर मोटापे की सीत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन अंदर नहीं जा पाता, जी। और पेंक्रियास जो कि इंसुलिन को सीक्रेट करता है, एक बड़ी मात्रा में इंसुलिन को निकालता है, जिससे हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है। पर जब एक कंडीशन ये डेवलप हो जाती है कि पूरी तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल के अंदर डेवलप हो जाती है, तो इंसुलिन अंदर जा ही नहीं पाता है, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है और हमें डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपने ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई क्योंकि डायबिटीज़ की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन यदि मोटे व्यक्ति के जो जोड़ों की, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि अगर उनके जोड़ों में ऑर्थराइटिस की समस्या है तो उसका वजन से क्या संबंध है? उसे वजन से कम करके कैसे उसे दूर किया जा सकता है? देखिए, हमारे जॉइंट्स जो होते हैं उनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि हमारे जोड़ों के अंदर लुब्रिकेशन का काम करता है। आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में दर्द हो गया, या मेरे एड़ी में दर्द हो रहा है, जो कि बहुत लंबे समय से हो रहा है, कट कट की आवाज़ आती है, चलने में बैठने में भी कट कट की आवाज़ आती है, तो क्या कारण है? तो डॉक्टर उनको उनकी भाषा में समझाता है कि जो आपके घुटनों के बीच में या जो आपके घुटने के जोड़ हैं उसके बीच में जो तेल था वो ख़त्म हो गया। जी। एक्चुअली ये तेल होता है साइनोवियल फ्लूइड, जी। जो कि हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन का काम करता है। और जब दो बोन के बीच में गैप ख़त्म हो जाता है तो वो बोन आपस में रगड़ने लगती हैं, और उनके रगड़ने की वजह से ही कट कट की आवाज़ आती है, और ये जो प्रॉब्लम शुरू होती है इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो चूंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारे बॉडी का अगर वेट कम हो जाता है तो वो स्पेस जो कि कम हुआ है वो पूरी तरह से तो नहीं, थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द में आराम मिलता है। लेकिन अगर जोड़ों में पूरी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है तो वो सही नहीं होती है वेट घटाने से। उसके और अन्य उपाय हैं जो कि डॉक्टर्स आपको बताते हैं।
जी, अगर एक आध दो उपाय आप हमारे दोस्तों को ही बता दें उनमें से। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जोड़ खराब होना शुरू हुए हैं तो इससे अच्छा है कि आप पहले टहलना, वर्कआउट करना, वजन घटाने के लिए डाइट पे कंट्रोल करना, ये करना शुरू कर दीजिए। आपका वजन घटने लगेगा और आपके जोड़ सही रहेंगे। जी सर, ये बात तो ठीक है सर, हमारे जो पुरुष होते हैं या जो युवा होते हैं, वो तो अक्सर टहलते रहते हैं, लेकिन ये जो हमारी घरेलू महिला होती हैं या वो अक्सर कहने लगती हैं कि हमें समय नहीं मिलता है, जी। तो इसके लिए समय कैसे निकालें? देखिए क्या है, चूँकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और जी। हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो पूरे दिन घर के कामकाजों में बिजी रहती हैं। तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि उनको उस काम से थोड़ी सी आज़ादी दें, थोड़ा सा फ्रीनेस दें ताकि वो अपनी बॉडी के ऊपर भी ध्यान दे सकें। वो उनको सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक पे ले जा सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं ले जा पा रहे हैं तो अगर आपके आसपास कोई फिटनेस सेंटर हो तो वहाँ पे ले जा सकते हैं, साथ में वर्कआउट करा सकते हैं। तो ये हमारी ही कहना चाहिए जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी घर की महिलाओं को उनकी बॉडी के लिए अलग से टाइम निकलवाएं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो घर की हमारी महिलाएं होती हैं वो घर में ही इतना चल फिर लेती हैं कि उनके लिए पर्याप्त हो जाता है, तो क्या ये सही है? देखिए, दो तरह के वर्क होते हैं, एक होता है टेक्निकल वर्क और दूसरा होता है फिजिकल वर्क। जी। हमारी आज देखा जाए तो मैक्सिमम घरों में झाड़ू पोछा वाली लगी है, बर्तन वाली लगी है। रह क्या जाता है घर में? खाना बनाना। तो खाना बनाना एक टेक्निकल वर्क होता है। जी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप पूरी तरह से फिजिकल वर्क करते हैं तो आप मोटे नहीं होंगे। जी बिल्कुल। और और आपने थोड़ी देर पहले अभी जो फिटनेस का जिक्र किया है, तो उससे संबंधित हम एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे जी। कि जिम जाने से वजन कम कर सकते हैं या फिर टहलने मात्र से हो जाएगा? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं, आप टहल के भी वजन कम कर सकते हैं, जिम जाने से भी वजन कम कर सकते हैं। बस ज़रूरी है कि अगर आप टहलने जा रहे हो तो जब आप रनिंग कर रहे हो तो एक स्पीड से रनिंग करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आप बातें करते हुए जा रहे हैं अपने पार्टनर से या अपने फ्रेंड सर्कल में और पैदल चल रहे हैं, तो ये इस तरह से टहलने से वजन कम नहीं हो सकता। आपको रनिंग करनी है प्रॉपर, आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, आपको प्रॉपर डाइट कंट्रोल करनी है। इस तरह से आप वजन घटा सकते हैं। यानी कि हम जिम जाकर तो कर ही सकते हैं, साथ में जी जो हाँ, सुबह की वॉक है उससे भी हम कम कर सकते कम हैं। कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी रनिंग या वॉक होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि कम से कम हमारे शरीर में एक बार पसीना आ जाए या फिर हल्की फुल्की इतनी अंदर से फुर्ती आ जाए। देखिए क्या होता है, जब हम जिम शुरू करते हैं या टहलना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी का स्टेमिना कम होता है। जी। जैसे जैसे हम ये रनिंग या जिमिंग बढ़ा देते हैं हमारी बॉडी का स्टेमिना बढ़ने लगता है। तो मेरा यही कहना है कि आप पहले स्ट्रेचिंग या जिमिंग या रनिंग कुछ भी करते हो तो एक लेवल से शुरू करें, धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं। और पर डे आजकल बहुत सारे गजेट्स आ रहे हैं जो कैलोरी मापने के लिए होते हैं, आप वो पहन सकते हैं और उसमें मेज़र कर सकते हैं। आप पर डे 400 से 500 कैलोरी अगर वर्कआउट करके या टहल करके कम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यानी कि अमूमन कहा जाए तो 2 से 3 किलोमीटर हमें या एक स्वस्थ व्यक्ति को रहने के लिए कम से कम इतना तो चलना ही जी होगा। हाँ, इतना तो करना पड़ेगा आपको। तो चलिए डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी आपने जानकारी दी हमें। चलते चलते एक और प्रश्न आपसे पूछना जी हाँ। चाहेंगे कि मोटापे के बारे में हमने सारी जानकारियां तो ले ली, जी अब हाँ। आखिरकार इसके उपचार क्या हैं? उपचार भी हमने हालांकि थोड़े थोड़े जान लिए हैं, लेकिन एक बार और आप हमारे दोस्तों को बता दें तो। जी हाँ, देखिए मोटापे का जो ट्रीटमेंट है, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, अगर आप वर्कआउट करना शुरू कर देते हो, साथ में आप डाइट पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, लो कैलोरी डाइट लेना शुरू कर देते हो, हाई फाइबरस डाइट लेना शुरू कर देते हो, तो आप अपना वजन घटा सकते हो। अगर आपको किसी बीमारी की वजह से मोटापा बढ़ रहा है, जैसे थायराइड होगा या पीसीओडी हुआ, तो उनका ट्रीटमेंट लेके आप वजन कम कर सकते हो। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको बताया कि आप उसको खुद मेजर कर सकते हो, वैसे ही आप उसको खुद दूर भी कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा घूमने जाइए, डाइट पे कंट्रोल कीजिए, जंक फूड हो गया, चाइनीज़ फूड हो गया, इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा भ्रम और है मेरे मन में, उसको भी अगर आप दूर कर दें तो। जी जी, बताइए। जी जब मैं सुबह वॉक पे जाता था तो मेरे दोस्तों ने कहा था कि अगर आप मतलब डेली घूमते हैं, लेकिन डेली अगर आप 24 घंटे में एक बार अपने शरीर से पसीना निकाल देते हैं, चाहे जी मौसम हाँ। कोई भी हो, तो आपको ना तो कभी मोटापा हो सकता है, ना ही अन्य प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं। तो क्या ये सही है? जी हाँ, उनका कहना सही है। अगर हमारी बॉडी में पसीना आ रहा है, वो भी वर्कआउट करके या फिजिकल एक्टिविटी से आ रहा है, तो वो आपकी बॉडी को
अच्छा रखेगा, आपको मोटा नहीं होने देगा। जिसने भी ये कहा है अच्छा कहा है। तो चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी, आप सबको धन्यवाद। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब की जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। शुक्रिया।